बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है। पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों के अंदर जो लैंगिक जनन है उसके अंदर भी हमने शुरू कर रखा है परागण, जिसमें 100 परागण हम पढ़ चुके हैं, है ना। 100 परागण जिसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पर परागण पढ़ेंगे। तो सुनो, पर परागण क्या है। पहले वाले में भी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, अब फिर बता देती हूँ। ये 2 प्लांट है। अब सुंदर प्लांट नहीं बना रही मैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में बना चुकी हूँ, बार बार में नहीं बनते। ये 2 प्लांट, इस पे ये फ्लावर लगे हैं। एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा, और स्पीसीज सेम है, प्रजाति सेम है। एक पादप ये रहा, एक पादप ये रहा, या फिर पौधा कह दो, लेकिन प्रजाति समान है। मटर है तो मटर है, गुड़हल है तो गुड़हल है, सरसों का है तो सरसों का है, सेम है। अब जो परागकण है वो परागकोश से किसी भी माध्यम के द्वारा भिन्न प्रकार के पौधे बट समान प्रजाति की वर्तिकाग्र तक जाते हैं, जिसे परपरागण कहते हैं। परागकणों का दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना परपरागण है। लेकिन वो पौधा कैसा है, एक समान प्रजाति का है। देखो, ये परिभाषा याद आ रही है क्या? कहीं ना कहीं ये परिभाषा पढ़ी थी क्या? चेक करो फटाफट। फिर से बोलूं क्या परिभाषा? याद आ गई? क्या बोलूं, याद आ गई ना? सुनो, बोल देती हूँ। एक ही प्रजाति के 2 पौधों के मध्य परागण की क्रिया होना, या एक समान प्रजाति में एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं। एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं। क्या कहलाता है? परपरागण कहता है। ठीक है, जीनोगेमी भी कहते हैं इसको। जीनोगेमी क्या कहते हैं? जीनोगेमी भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो परपरागण है, परपरागण की विधियां, या परपरागण किस के द्वारा होता है। तो परपरागण में कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अरे 2 पुष्प पता नहीं कहाँ हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाना, एक पौधे से दूसरे पौधे तक परागकण का जाना, तो कोई ना कोई क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो माध्यम के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसके लिए वो माध्यम क्या क्या होंगे? वाहक कौन बनेगा यहाँ पर? तो यहाँ पे वाहक एक तो होते हैं अजैविक कारक, और एक होते हैं जैविक कारक। लगभग किसके द्वारा होता है? जैविक कारकों के द्वारा ही होता है। ये कम होता है। अजैविक कारक में एक पढ़ेंगे अपन वायु परागण, हवा के द्वारा परागण होना। दूसरा पढ़ेंगे अपन जल परागण, यानी जल के द्वारा परागण होना। जैविक कारक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सुनो, कीटों के द्वारा परागण होना, कीट परागण। दूसरा पढ़ेंगे पक्षी के द्वारा परागण होना, पक्षी परागण। फिर चमगादड़ के द्वारा, वो तो जो रात को खिलेंगे उनमें होगा चमगादड़ की। तो आपको ही पता है कि चमगादड़ वो रात को दिखते, दिन को तो दिखाई नहीं देता। तो ये जो रात में फूल खिलते हैं ना, रात में खिलने वाले फूलों में होता है। ठीक है,
गिलहरी जैसे गिलहरी है ना, जैसे घोंगे पानी के अंदर, पानी मोलस्का का मेंबर है, मोलस्का का सदस्य है। कुछ बड़े जीव जैसे लेमूर है ना, बगीचे की छिपकली जिसके शरीर पर थोड़े नुकीली सी होती, हमारे घर में पाई जाने वाली छिपकलियाँ। वृक्षाश्रय कुछ जीव होते हैं जो जो परागण में सहायता करते हैं। तो इनकी बात अपन करेंगे बाद में उदाहरण समेत। एक साथ पूरी खिचड़ी बन जाती है वरना तो पहले ये वाले पढ़ेंगे अजैविक कारक। तो अजैविक कारक में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वायु परागण। वायु हवा के द्वारा परागण होना क्या कहलाता है? वायु परागण कहलाता है। वायु परागण मुख्यतः घास, वायु परागण मुख्यतः घास तथा मक्का में पाया जाता है। मक्का में पाया जाता है। ठीक है, क्या देख लो किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। अब शुरू करो मक्का में। मक्का का ध्यान में रखना रही, ये वायु परागण मक्का में, ये हमारे प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाएंगे, ये ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि जो मक्का है वो उभय लिंगाश्रयी पादप है, एक बार। लेकिन जब इसके पुष्प की बात आती है तो इसका पुष्प एक लिंगी है। कैसे है सुनो, मक्का का जो पादप होता है उस पादप में जो नर जनांग है वो तो बिल्कुल शीर्ष भाग पर पाया जाता है। ठीक है, मक्का की आपको पता है पत्तियां ऐसे बड़ी बड़ी होती है। मक्का देखिए तुम, अब आई हुई है मक्का, है ना। और मक्का के जो कक्षत भाग है, इस कक्षत भाग में क्या होती है? मादा। यहाँ होता है इसका नर भाग और यहाँ होती है इसकी मादा भाग। ठीक है, एक बार। इसीलिए इन पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? वायु परागण पाया जाता है। जो मक्का का जो पादप है, उस मक्का के पादप का जो भुट्टा है, जो आज के समय अब आया हुआ है, उस भुट्टे में आप ये देखते हो कि ऐसा भुट्टा है, ऐसे दाने दाने से हैं। जब आप उसके ऊपर का जो छिलका हटाते हो, ऐसी ये पत्तियां हटाते हो, तो पत्तियां हटाने पर आपको ऐसी लहराती हुई भूरे रंग की पतली पतली धागे नुमा संरचना आपको दिखाई देगी। ये पतली पतली धागे नुमा जो संरचना है, इनका ये वाला भाग तो है वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। साथ ही साथ में वायु परागण के दौरान एक ही बीजांड होता है। उन पादपों में बीजांड क्या होगा? एक ही होगा। इस क्रिया के अंदर सबसे पहले परागकोश के दौरान पराग कण को विसरित कर दिया जाता है और ये जो धागे नुमा संरचना है ये ऐसे हिलती रहती है और हवा के अंदर जैसे ये पराग कण बिखरेंगे, हवा में जैसे ही ये पराग कण बिखरेंगे, इन बिखरते हुए पराग कणों को ये क्या कर लेती है? एकत्रित कर लेती है। इस प्रकार से मक्का में वायु परागण होता है। अब जिनमें वायु परागण होता है उन पादपों में कुछ अनुकूलता पाई जाती है। तो उनकी अनुकूलता के अंदर हम ये कहेंगे उनका जो पुष्प है वो मकरंद रहित है, उनमें रस नहीं पाया जाता। जो पुष्प है उसमें गंधहीन होता है, कोई सुगंध नहीं आती है पुष्प में। और साथ ही साथ के अंदर अपन ये कहेंगे कि उसका जो दलपुंज या पंखुड़ियाँ हैं वो भी रंगीन नहीं होती है, क्योंकि इन्हें अब देखो रंगीन होना, सुगंध का आना, मरकंद का होना, ये सब तो कीट को आकर्षित करने की कहानी है। तो इसमें कीट को आकर्षित करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है?
क्योंकि इनमें तो परागण कहाँ से हो रहा है, वायु के द्वारा, इनमें आकर्षण नहीं पाया जाता। अरे आकर्षण पाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है उनको कुछ ना कुछ चाहिए बदले में। हम अगर किसी सुंदर चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं तो इसका मतलब वो चीज़ हमें चाहिए। तो ये आकर्षित कब, ये सुंदर कब होंगे, जब इनको कीट चाहिए, है ना, परागण की क्रिया के लिए। जब इनको कीट ही नहीं चाहिए परागण की क्रिया के लिए तो सुंदरता की क्या जरूरत है, सुंदरता की कोई जरूरत नहीं होती है इनको। इसीलिए ये पुष्प का क्या है, अनुकूलन है। फिर दूसरी बात, इनके अंदर जो पुकेसर है उनका अनुकूलन कैसा होगा पुष्प में, तो हम कहेंगे इनकी जो, इसका जो पुकेसर है उसके जो पराग कोश है वो छोटे होते हैं, वह अनावर्त होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता। ये ऐसे पराग कण ऐसे बिखरे हुए से रहते हैं, चारों तरफ ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। थोड़ी सी भी हवा चलेगी, हवा चलते ये पराग कण वायु में विचरित हो जाएंगे, ठीक है, ताकि ये इजली से, आराम से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। तो ये हो गई फिर पराग कोश की कहानी हो गई। फिर अपन बात करते हैं तो इसकी जो मादा जननांग है फिर वो कैसी होगी, तो हम ये कहेंगे इसकी अंडाशय में केवल एक ही बीजांड पाया जाता है। इसकी जो वर्तिकाग्र है ये फैदरी होती है, पंखनुमा। वर्तिकाग्र कैसी होती है, फैदरी पंखनुमा होती है, ताकि हवा में जो पराग कण आ रहे हैं उनको आसानी से ले सके, हवा में उड़ने वाले पराग कणों को आसानी से ले सके। बात समझ में आ गई। जिनमें वायु परागण होता है उनमें पुष्प किस प्रकार का है, उनमें पुकेसर किस प्रकार का है, उनके अंदर वर्तिकाग्र कैसी होती है, फैदरी होती है, पंखनुमा होती है। अब इनके जो पराग कण हैं वो कैसे होते हैं, तो वायु के द्वारा जिनमें परागण की क्रिया होती है वो पराग कण छोटे होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, क्योंकि ऐसे तो बिखर जाएंगे, पता नहीं अगर मान लो 5, 7, 10, 15 हो तो पता नहीं पहुँचे कि नहीं, तो संख्या में अनगिनत होते हैं, बहुत होते हैं, और चिपचिपे नहीं होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, क्योंकि जब चिपचिपे होते चिपक जाएंगे हवा के द्वारा उड़ेंगे किस, तो बिल्कुल हल्के होते, सॉफ्ट होते, ठीक है जी। अरे समझ में आ गई क्या, तो बस यही वायु परागण में क्या क्या परिभाषा देनी है, वायु परागण किसमें 2 उदाहरण दे दिए। फिर ये बता दो कि पुष्प की अनुकूलता कैसी है, पुकेसर की अनुकूलता कैसी है, वर्तिकाग्र की अनुकूलता कैसी है, और पराग कण की अनुकूलता कैसी है। चलो ठीक है, चलिए। अरे पढ़ते तो हो ना रे तुम लोग, कहीं हम लोग तुम्हारे लिए मेहनत करते जाए और तुम लोग पढ़ो ही नहीं। अरे तुम लोगों से ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है, पूरे दिन वीडियो बनाते रहते, उनको अपलोड करते रहते, रिटर्न वर्क लिखते रहते हैं, और तुम लोगों को एक दिन रिटर्न वर्क में लेट हो जाए, तुम लोग पूछो रिटर्न वर्क नहीं भेजोगे क्या, पूछते हो तो सोचो कितनी क्लासेज है। आज तुम लोग जिन बच्चों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आई होप वो देख रहे होंगे 8वीं से लेकर 9वीं तक की क्लासें, उनके वीडियो बनाना, उनका रिटर्न वर्क भेजना, कितना बर्डन हो जाता है, पूरा दिन चला जाता, पता भी नहीं चलता, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और तुम लोगों को तो केवल वीडियो देख करके टॉपिक को समझना है, सब कुछ पका पकाया है, फ़ोन को आगे रखो देखते जाओ, अरे इतना ही तो काम करना है, फिर भी नहीं होता, फिर भी जी चुराते रहते हो, तो कैसे काम चलेगा। आपको हकीकत बता दूं, जितना पढ़ोगे उतना आएगा, ये मैं खुद कहती हूँ, जितना पढ़ोगे उतना आएगा। अगर मान लो मैं इसी टॉपिक को और बड़ी क्लासों से लूँ तो मुझे और एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, मुझे और डिटेल देखने को मिलेगी, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी डिटेल है इस टॉपिक से रिलेटेड, बट मैं आपको उतना ही दे रही हूँ जितना आपको ज़रूरत है।
जितना आपके लिए फ़ायदेमंद है, जितना एग्ज़ाम में आएगा। तुम लोग तो इतना भी पढ़ लो तो भी बहुत बड़ी बात है, वाहवाही है अगर तुम लोग इतना भी पढ़ लो तो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। देखो ऐसे ये है कि ये टाइम है, ये बीत जाएगा, अच्छा टाइम आएगा ज़रूर, उस समय फिर पछताओगे, काश उस समय आधे घंटे का वीडियो देख लिया होता रोज़, तो आज हम भी ये जो दौड़ वाली लाइन है इसमें पीछे ना होकर के आगे खड़े रहते। सिर्फ आधे घंटे का वीडियो देखना है बायो का, बहुत है, इसीलिए ज़्यादा मैं खुद भी नहीं बनाती आपके लिए। मुझे भी पता है कि आधे घंटे के बाद में हम जब वीडियो ऑनलाइन पढ़ाई करते तो परेशान हो जाते, हकीकत है ये बात, क्योंकि मैं भी हाँ आपके लिए एज ए टीचर हूँ, बट स्टडी मैं भी करती रहती हूँ, मैं भी पढ़ती रहती हूँ, तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ऐसे बस करें, ऐसा देख कब टाइम है वो कब बचा। पहले तो ये थी कितने टाइम का ये वीडियो और 1 घंटे का, कब ये 1 घंटा पूरा होगा, ऐसे फील होता है खुद को, है ना। तो जो मैं फील करती हूँ, जो मैं समझती हूँ, वही मैं तुम लोगों पे फॉलो करना चाहती हूँ कि शायद तुम लोग भी यही समझते होंगे, और हम ऑफलाइन होते, आमने सामने होते, तो आई होप लगभग बच्चे मेरी इस बात पर एग्री होते कि मैडम ऑनलाइन क्लास के अंदर आधे घंटा 40 मिनट के वीडियो के बाद में हम लोग परेशान हो जाते, बातें ऊपर से जाने लगती है। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा एग्री हो इस बात से, ठीक है। लेकिन अभी भी सोच रहोगे मन मन में, हाँ मैम बोल तो सही रहे, हम क्यों, कभी ना कहीं मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, कभी ना कभी जहाँ आप हो वहाँ मैं भी रही हूँ, इसलिए हर एक चीज़ को समझ करके ही मैं इतना ही टॉपिक बनाती हूँ जितना तुम्हारे माइंड में घुस सके, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? तो जितना है उतना तो पढ़ो, उसमें भी अगर तुम लोग कंजूसी करोगे तो फिर काम नहीं चलने वाला, फिर वही बात है, मंजिल और हौसलों के बीच में टकराव होगी। मंजिल हौसलों को क्या कहेगी कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, लेकिन हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो वही बात है, ये कब होगा, वरना तो देखो मंजिल ही भारी पड़ेगी, हौसले कमज़ोर हो जाएंगे अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है बच्चों, आ जाओ तो पढ़ो। इसी सीरीज़ में हम अगला करेंगे जल प्रागण, जल के द्वारा प्रागण की क्रिया क्या कहलाती है रे, जल प्रागण। सीधा सीधा पता है किसमें पाया जाता है, नाम से ही पता है, जलीय पौधों में, जलीय पौधों में। हालांकि देखो हमें तो अध्ययन किसका करना है, पुष्पी पौधों का करना है, हकीकत बात तो ये जलीय पुष्पी पौधों की बात करेंगे। फिर भी हम कह देते हैं ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं, जिनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, टेरिडोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर भी परागकण हैं, ठीक है। कहाँ तक वहाँ परागकण ना कह करके सॉरी परागकण ना कह करके हम उनको बीजाणु कह देते हैं, क्या बोलते हैं ना, आपने 11वीं में पढ़ा, बीजाणु बोलते हैं। तो उन बीजाणुओं को जल में त्यागा जाता है, फिर वो बीजाणु होते हैं वो मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, है ना, नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है जल के द्वारा, है ना, जल के द्वारा। तो बस इसमें सीधे सीधे यही कहेंगे कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा के अंदर भी जल प्रागण से ही होता है, इसकी पूरी एक जीवन चक्कर चलता है ना। तो हमें यहाँ नहीं पढ़ना ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, हमें नहीं पढ़ना, हमें तो पुष्पी पादपों में करना है। तो चलो फिर हम ये कहेंगे कि जल जो प्रागण है इसके अंदर एक तो वो पादप जो जल की सतह पे पाए जाते हैं, एक वो पादप जो जल के अंदर डूबे रहते हैं, है ना, जल के अंदर क्या रहते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं, जल के अंदर जल नग्न, जल में डूबे रहते हैं। जल की सतह पर जो पादप पाए जाते हैं उनमें स्वच्छ जल वाले जो पादप है, स्वच्छ जल वाले जो पादप है उसमें एक तो है वेलसीनेरिया और एक है हाइड्रिला।
जल के अंदर जो डूबे रहते हैं, जल के अंदर जो पादप पाए जाते हैं, उनके अंदर हम कहेंगे कि समुद्री पादप। समुद्री पादप में मैं एक तो कह दूँ समुद्री घास, समुद्री घास, और एक कह दूँ जोस्टेरा। ये लिख लो एक बार रफ कॉपी में, याद करने के लिए लिख लो, फटाफट फटाफट लिख लो। फटाफट लिख लो, हट गई ना आगे से, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा ताकि टॉपिक पूरा करें। कर लिया? ये घास ही है जोस्टर, और क्या है, घास ही तो है ना, दिमाग मत लगाओ। चलो 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 चलो, अब चाहे ये कर लो, एक ही कर लो, एक ही प्रोसेस है, बट मैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है वेल्सिनेरिया में जल प्रांगण किस प्रकार से होगा। वेल्सिनेरिया में जल प्रांगण की क्रिया किस प्रकार से होगी। तो करें वेल्सिनेरिया, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि वेल्सिनेरिया स्वच्छ जल में पाया जाने वाला पौधा है। ये पौधा जल की सतह पर तैरता रहता है। ये जल है, ये जल है ना, और ये जो पौधा है ये जल की सतह पर तैरता रहता है। इस पौधे का जो पुष्प भाग होगा उसका डंठल लंबा होता है, जिसकी वजह से नर जनांग मादा जनांग सतह के ऊपर पाए जाते हैं। नर जनांग के पराग कोश के द्वारा जल की सतह पर पराग कणों को त्यागा जाता है, और ये पराग कण जल की धारा के साथ तैरते रहते हैं और इसी जाति के दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिका तक पहुंच जाते हैं, वर्तिका तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वेल्सिनेरिया में परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, क्या कहा, वेल्सिनेरिया में जल के द्वारा परागण संपन्न होता है। वेल्सिनेरिया का पादप स्वस्थ जल की सतह पर तैरता रहता है, ऊपर की तरफ पाया जाता है, ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये जो पादप होता है इसके अंदर जो पराग कण है वो जल की सतह पर त्यागे जाते हैं, और ये तैरते तैरते उसी प्रजाति के दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिका तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसके जो पुष्प का जो डंठल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ताकि सतह से ऊपर हो। इसी प्रकार अगर पूछ ले कि जोस्टेरा के अंदर, जोस्टेरा जो समुद्री घास है उसके अंदर परागण की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, तो आप क्या कहोगे कि जोस्टेरा एक मैराइन या समुद्री जलीय पौधा है, जलीय पौधा है, समुद्री जलीय पौधा है। ये जल में डूबा हुआ रहता है, ये जल की सतह है, ये जल है और ये जल में डूबा हुआ रहता है। ये लो डूबो दो रे, कैसे भी डूबो दो रे, ये जल में डूबा हुआ रहता है। डुबो दिया, डुबो तो दोगे, मुझे पता है ये बात, तो डुबोने में तो एक्सपर्ट हो ही है ना, मत डुबोना है ना। डूबा हुआ पौधा होता है। एक और बना दूं क्या, इसी प्रजाति का एक और बना दूं, इसी प्रजाति का, लो 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 लो। इसके अंदर क्या होगा कि जो पराग कोश है, पराग कोश से पराग कणों को जल में के अंदर त्यागा जाता है, और ये जो पराग कण होते हैं ये फित्ते के आकार के होते हैं।
परागकण फित्ते के आकार के होते हैं जो जल में तैरते हुए उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिका तक पहुंच जाते हैं। तो परागकणों को जल में त्यागा जाता है। ये परागकण फित्ते के आकार के रहते हैं जो जल की धारा के अंदर धारा तैर करके कहाँ तक पहुंच जाते हैं, दूसरे पादप की उसी प्रजाति के पुष्प की वर्तिका तक पहुंच जाते हैं। बस इनको कहाँ त्यागा जाता है, सतह पर त्यागा जाता है। और इनको कहाँ त्यागा जाएगा, जल में त्यागा जाता है। और फिर आपको पता, आगे हम निषेचन की क्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, हो गया। अब दूसरी बात ये कि जलीय पादपों के अंदर भी तो कुछ अनुकूलन पाए जाएंगे। जैसे हमने अनुकूलन किसके पढ़े थे, जिनमें वायु परागण होता है वहां पर भी हमने अनुकूलन पढ़े थे। तो जलीय पादपों के अंदर भी कुछ अनुकूलन पाए जाएंगे। तो जलीय पादपों के फूलों के अंदर अनुकूलन की अगर मैं बात करूं तो इसके जो परागकण है, पहला पुष्प है, कैसे होंगे, उनमें गंध रहित होंगे। क्यों, जल में डाल देंगे, जल के साथ परागण चले जाएं, क्या जरूरत है गंध की, सुंदरता की भी जरूरत नहीं है। और परागकण कैसे होते, तैरने वाले होते, ध्यान में रखना, रिबन लाइक होते, फित्ते के आकार के होते, जो तैर करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ऐसे इनके परागकण होते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं कि सभी जलीय पौधों के अंदर जल के द्वारा ही परागण हो, हालांकि लगभग में जल के द्वारा ही परागण होता है। लेकिन एक पादप का नाम है, आपने नाम सुना है क्या मैंने, जिसको बंगाल का आतंकवाद कहा था, जलकुंभी। जलकुंभी के अंदर परागण की क्रिया, जलीय पौधा लेकिन फिर भी परागण किससे होगा, कीट या वायु से होता है। हालांकि ऐसे पादप और भी हैं, बट हमारी एनसीईआरटी की बुक में वो उदाहरण नहीं दे रखे, तो हम भी यही पढ़ेंगे। तो जलकुंभी के अंदर कीट व वायु से क्या होता है, परागण होता है। फटाफट उदाहरण उतार लो, लिख लो, मैं थोड़ा हट गई हूँ आगे से। जल्दी करो, फिर और बताऊं, परागण की और विशेषता बताऊं। फटाफट कर लो। ठीक है, एक और कर लो उदाहरण। जल लिली, वाटर लिली। अब सुनो, हम फिर ये कहेंगे कि जल परागण के अंदर जो परागकण होते हैं, परागकण के चारों तरफ म्यूकस की परत पाई जाती है, चिपचिपे पदार्थ की परत पाई जाती है, जो परत परागकणों को जल में विघटित होने से रोकती है, सड़ने से रोकती है, परागकणों को जल में सड़ने से रोकती है। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि परागकण हैं वो जल के अंदर खराब क्यों नहीं होते, परागकण तो त्याग दिए गए, या तो जल के अंदर त्याग दिए गए, या जल की सतह पर तो है, तो जल में ही त्याग, तो फिर वो ज्यादा जल उनके शरीर में प्रवेश करेगा। एक कोशिका ही तो है परागकण, एक अगुणित कोशिका है परागकण, एक कोशिकी है। अब इनमें क्या होगा कि जब एक कोशिका में जल प्रवेश करेगा तो वो परागकण तो खराब हो जाने चाहिए ना, लेकिन वो परागकण खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते, उन परागकण के चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन ना पा करके क्या पाया जाता है, एक म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो जल को परागकण में प्रवेश करने से रोकता है। कि आप ध्यान रखोगे ये बात। तो आज की हमारी क्लास किस पे थी, वायु परागण और जल परागण पे थी। ठीक है बच्चों, उसके उदाहरण देखे थे। इम्पोर्टेंट क्या बताया था, एक तो वेल्सिनेरिया, एक जोस्टेरा, ये दो मैंने ये पानी में डूबा रहता है, ये पानी की सतह पर रहता है।
ठीक है। प्राकण को पानी की सतह पे छोड़ा जाएगा, फिर जल की धारा के साथ पे बह करके वो वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। प्राकणों को जल के अंदर छोड़ा जाएगा, बह करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे और प्रागण की क्रिया को संपन्न कर लेंगे। ठीक है, हुई क्लास खत्म। आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। आप लोग ही बढ़ाओगे मेरे सब्सक्राइबर, आप लोग ही बढ़ाने वाले हो कि मेरी जो सेना है वो तो तुम लोग ही हो। धीरे धीरे सेना बढ़ेगी तभी तो मेरा वर्चस्व बढ़ेगा। आई होप तुम लोग मेरा साथ जरूर दोगे। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। आप आराम से स्टडी करें।